आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी संवाद का है कार्यक्रम। भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आज संयुक्त रूप से करेंगे 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और 1 मेगा पावर प्लांट का होगा शुभारंभ। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज उतरेंगे शिवराज, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र यादव और साध्वी निरंजन ज्योति। तो वहीं नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे कमलनाथ। मिजोरम में राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, समकक्ष के साथ की बैठक। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में प्रगति समेत भारत प्रशांत और मध्य एशिया पर हुई चर्चा। पीएम एंटोनियो कोस्टा से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री आज शाम एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। भारत ने 29 स्वर्ण सहित जीते हैं कुल 111 पदक। आईसीसी विश्व कप में सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने उतरेगी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताते हैं कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम एंटोनियो कोस्टा के प्रयासों की सराहना की। वहीं इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने लिस्बन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष जोआओ क्रेविन्हो से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करके बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि निरंतर राजनीतिक आदान प्रदान और भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए पुर्तगाल के समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव साझेदारी को और ऊंचाई पर ले जाने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही साथ डिजिटल डोमेन पर सहयोग और पश्चिम एशिया, यूक्रेन, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर कल से इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो
तजानी के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो आज भी यहां पर दिग्गज चेहरे और स्टार प्रचारक चुनावी रण में देखने को मिलेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में लौटने की चाहत के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज शिवराज अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के महेंद्रवानी में और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर में, बीना विधानसभा की भानगढ़ में सभा करेंगे। खुरई और बंडा विधानसभा के ग्राम शागढ़ में भी बैठक लेंगे। विदिशा की सिरोंज विधानसभा में भी रैली का आज कार्यक्रम है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली करेंगी। बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ और उनके साथ तमाम बड़े नेता चुनावी समर में तैनात हैं। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई एक इलाकों में रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल हर रैली में तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, तेलंगाना के सच्चे भविष्य और सच्चे सपने की शुरुआत होगी। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। सूबे की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल रात प्रत्याशियों की 2 सूची जारी की। चौथी सूची में 56 और थोड़ी देर बाद जारी की गई 5वीं सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह 5वीं और चौथी सूची के कुल 61 प्रत्याशी मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं भाजपा ने अब तक सिर्फ 124 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। कांग्रेस की ताज़ा सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोकरण से शाले मोहम्मद, आसिन से हंगामी लाल मेवाड़ा और जहांजपुर से धीरज गुर्जर के नाम शामिल हैं। आसिन को छोड़कर कांग्रेस ने बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है। उदयपुर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ को उम्मीदवार बनाया गया है। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट मिला है। ये टिकट राहुल गांधी के कोटे का माना जा रहा है। 2 मुस्लिम प्रत्याशियों इरफान खान और अमीन खान को भी टिकट दिया गया है। और केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से 2 दिन तक ब्रिटेन के बकिंघमशायर के बैलेचले पार्क में आयोजित होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का फोकस अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर होगा। राजीव चंद्रशेखर फ्रंटियर एआई जोखिमों से संबंधित चर्चा में भी भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर विश्व भर के अपने समकक्षियों के साथ उपयोगी संवाद में भी शामिल होंगे। और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान कई प्रमुख मंत्रियों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रवासी भारतीयों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और व्यापार प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान आज संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधान आईआईटी दिल्ली अबू धाबी के अंतरिम परिसर का दौरा करेंगे। वो 42 अबू धाबी स्कूल फॉर डिस्ट्रप्टिव लर्निंग का दौरा करेंगे। प्रधान भारतीय दूतावास सभागार में संयुक्त अरब अमीरात के उड़िया समुदाय से भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार को अबू धाबी में ग्लोबल टेक इकोसिस्टम हब 71 का दौरा करेंगे और इसके बाद BAPS मंदिर जाएंगे।
दुबई में धर्मेंद्र प्रधान एक सुविधा प्रबंधन कंपनी EFS और उसकी प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा करेंगे। वहीं CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी मुलाकात करेंगे। दुबई में IIT, IIM के पूर्व छात्रों और शिक्षा प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से भी बातचीत का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ का नारा दिया है। कबाड़ से कला के कई उदाहरण इन दिनों हमें देखने को मिलते हैं। विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में वेस्ट टू आर्ट, स्क्रैप टू स्कल्पचर प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सर्वोत्तम रचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उसी कबाड़ और स्क्रैप का इस्तेमाल कर इतनी खूबसूरत कलाकृतियों को बनाया गया है। विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सर्वोत्तम रचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के विशेष अभियान 3.0 जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय ने ललित कला एकेडमी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है वेस्ट टू आर्ट एंड स्क्रैप टू स्कल्पचर। इस में सांस्कृतिक मंत्रालय के सभी संगठनों ने अपनी रचनात्मक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। जो दिल्ली स्थित संगठन है और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हैं जैसे NEZCC, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें आयोजन किया है और अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। अपशिष्ट धातुओं के कबाड़ से बनी इन खूबसूरत कलाकृतियों को इस प्रदर्शनी में स्थापित किया गया है। देश भर से जुटे कलाकारों ने कबाड़ को इतना खूबसूरत स्वरूप दिया है, उसे देखते ही लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं। इन कलाकृतियों में फोम के टुकड़े, लोहे की छड़ें, शीशे के टुकड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, धातु की प्लेटें, तार, जाल, रिम चेन, बेरिंग बॉल और अन्य कबाड़ सामग्री का उपयोग किया है। हमारा जो प्रोग्राम है वेस्ट टू आर्ट, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और ललित कला एंड NEZCC, इसी की वजह से हम एक आर्टिस्ट स्टूडेंट को साथ लेके हमारा इंडिया में ऐसा एक कैंपेन है वेस्ट में ट्रेंड को आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव फॉर्म में आने के लिए। ये प्रोग्राम में हमारा नॉर्थ ईस्ट का NEZCC का एक कैंप किया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति समय समय पर गांधी जी के विचारों को समाज में, देश में आगे तक फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करती रहती है। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले एक आर्ट टू वेस्ट एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था गांधी दर्शन राजघाट में। उसी के तहत जो कुछ बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आए थे, उन्होंने जो हमारे बेकार वेस्ट मटेरियल के थैले थे उन पे अलग अलग पेंटिंग की। प्रधानमंत्री का नारा है रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। उस पहल को चरितार्थ करती ये प्रदर्शनी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कांच के टूटे हुए टुकड़ों से, छोटी छोटी बची हुई रस्सी से और खाने पीने के रैपर से इतनी खूबसूरत कलाकृति क्या बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। वेस्ट टू आर्ट ये प्रदर्शनी आपको भी प्रेरित करेगी, आपके अंदर के कलाकार को ज़रूर झंझोरेगी कि आप भी अपने घर की बेकार पड़ी चीज़ों को एक बेहद सुंदर कलाकृति में ढाल सकते हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाला मन की बात कार्यक्रम पर कई रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और कई किताबें भी पब्लिश की गई हैं।
इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस नामक किताब भी इन्हीं में से एक है। इस किताब में मन की बात कार्यक्रम के 100 से भी ज़्यादा एपिसोड्स का व्यापक अध्ययन किया गया है। इसमें प्रमुख तौर पर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार लोगों ने भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में मन की बात पर कई एकेडमिक स्टडी हुई है, रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और इतना ही नहीं, कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस ऐसी ही एक किताब है। इसमें मन की बात के 100 से ज्यादा एपिसोड्स की एक्सटेंसिव स्टडी की गई है। इस बुक में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि किस प्रकार लोगों ने आपस में भागीदारी कर पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि मन की बात का मूल भाव भी यही है। किताब में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि कैसे लोगों ने इस कार्यक्रम में जो सुना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ऐसे ही तो जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। मैंने हमेशा यह अनुभव किया है कि मन की बात मेरे लिए दूसरों के भीतर समाये गुणों, उनकी प्रतिभा की पूजा इससे जरा भी कम नहीं है। भारत के उभरते स्टार्टअप कल्चर में महिलाओं का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। एक और जहां शुरुआती दौर में स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक के तौर पर पुरुषों को ही देखा जाता था, अब इसमें महिला उद्यमियों की संख्या भी बढ़ने की लगी है और इसके साथ ही ये महिलाएं ऊंचाइयों को हासिल कर रही हैं। इसके साथ स्टार्टअप कंपनियों में महिलाओं की संख्या कॉरपोरेट कंपनियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ी है और एंट्री लेवल पदों से लेकर बतौर CEO के पद तक पर सेवाएं दे रही हैं। हाल ही में जारी वाइजर की वुमेन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 18% तक बढ़ गई है। देश में वर्ष 2017 के दौरान लगभग 6000 स्टार्टअप थे, जिनमें 10% महिला फाउंडर्स थे, जो वित्तीय वर्ष 2022 में बढ़कर 80,000 स्टार्टअप तक पहुंच गई है। इस दौरान कुल 105 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न में तब्दील होकर $100 करोड़ क्लब में शामिल हुए हैं, जिनमें से 17% महिलाओं के स्टार्टअप्स थे। इसके साथ इन स्टार्टअप्स की फंडिंग भी 20% तक बढ़ी है। इसके साथ ही 72% महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास 10 साल का अनुभव है और अपने करियर को बेहतर करने के लिए स्टार्टअप में जुड़ी हैं। जिन स्टार्टअप्स में महिलाएं फाउंडर हैं और में महिलाओं की नियुक्ति शीर्ष पदों पर पुरुष संचालित वाली कंपनियों से 2.5 गुना अधिक है। पुरुष उद्यमियों की कंपनियों में 23% महिलाएं नियुक्त हैं, जबकि यह आंकड़ा महिलाओं के स्टार्टअप्स में 48% है। वहीं कॉरपोरेट की बात की जाए तो वर्ष 2022 में स्टार्टअप्स में नियुक्त कुल 8,60,000 में जहां महिलाएं कर्मचारियों की संख्या 35% थी, वहीं कॉरपोरेट कंपनियों में ये संख्या सिर्फ 19% रही। वहीं मैनेजर के पद पर स्टार्टअप्स में 32% महिलाएं नियुक्त हैं, जबकि कॉरपोरेट कंपनियों में 21% हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदकों की ये कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। इस कार्यक्रम में संबंधित खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति एवं भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधिगण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारीगण भी भाग लेंगे। और अब बात कर लेते हैं खेल की। आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल 2 टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज हुई थी,
तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अफ्रीकी टीम जहां अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश हार से उबरकर वापस जीत की लय हासिल करने की होगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 71 वनडे मैच खेले गए हैं। अफ्रीका ने 41 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम को 25 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को जहां एक और अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और खेलों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो रही है, तो वहीं खिलाड़ियों को डोप से बचने की भी जानकारी दी जा रही है। खिलाड़ी डोप मुक्त रहें, इसके लिए नाडा द्वारा उनका डोप टेस्ट भी किया जा रहा है। डोपिंग के डंक से दुनिया वाकिफ है। डोपिंग से बड़े बड़े खिलाड़ियों का करियर तबाह हो गया, जिनमें कई नामचीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन भारत के एथलीट को इस डंक से बचाया जा सके, इसके लिए हर छोटी प्रतियोगिता में डोप की जानकारी एथलीट को दी जा रही है और उनके सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ियों के डोप टेस्ट किए गए और उन्हें डोप से बचने के लिए शपथ दिलाई गई। नो योर डोप, नो योर फूड, नो योर ड्रग, ये जो चीजें हैं ये सारे एथलीट्स के लिए बहुत मान्य रखती है और उसके बारे में सभी एथलीट्स को अवगत कराया जा रहा है। एंटी डोपिंग को लेते हुए क्लीन स्पोर्ट का एक लक्ष्य रखते हुए सब जगह एक ये अवेयरनेस हो रही है, नो टू डोप एंड ओनली टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। खिलाड़ी भी मानते हैं कि तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और उन्हें ऐसी किसी भी दवा से बचना चाहिए जो डोप की लिस्ट में प्रतिबंधित हैं। Actually, nobody knows that what they are doing, what you call the medicine. Only the medicine they will take performance. Actually, there is not like that. Actually, the good workout. If we get good workout, then we can make good performance. अगर डॉप करके हमारा एथलीट्स को इम्प्रूव करते तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर कंट्री में जाके वो इंसल्ट हो जाएगा हमारा कंट्री को। और ये डॉप करके अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, उसमें सेटिस्फाई नहीं होता। अपने कोशिश करके, अपने मेहनत करके वो डॉप टेस्ट सही हो गया तो फिर भी अपने सेटिस्फाई हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो इसका इम्पोर्टेंस वही है, क्योंकि हम तो कुछ खाना वगैरह चीज खा ले तो उसमें कुछ डॉप वगैरह तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्मफुल होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वन थिंग, जस्ट बी प्योर एंड हैव पेशेंस। शॉर्टकट इज नॉट द की टू द सक्सेस। लेकिन डोप से कोई डरने की जरूरत नहीं। नहीं सर, नो नीड टू बी। इफ यू आर प्योर देन यू नो नीड टू बी स्केयर्ड। आज भारत खेलों की दुनिया में एक नई इबारत लिख रहा है। ऐसे में डोप उन्हें अपना शिकार न बना ले, इसलिए भारत का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नाडा की टीमें वर्तमान खेल संघ अपने अपने एथलीट्स को इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं, ताकि खिलाड़ी साफ सुथरा खेल खेलें। 37वें राष्ट्रीय खेलों को डोप मुक्त कराने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर डोप की एजेंसियां हैं जो यहाँ पर डोप टेस्ट कर रही हैं, साथ ही साथ नाडा की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि डोप के डंक से हर एक खिलाड़ी को बचाना है और हर एक खिलाड़ी के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी है कि अगर आपको जीतना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। और खिलाड़ी भी मानते हैं कि गलत तरीके से आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं और भारत को अगर खेलों की महाशक्ति बनना है तो उन्हें डोप के इस डंक से बचना होगा और इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से लगातार जंग जारी है और इस बीच मंगलवार को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ और अधिक हमले करने की चेतावनी दे दी है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अभियानों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। टीवी पर प्रसारित अपने बयान में हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक वो मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला करना जारी रखेंगे। विद्रोहियों ने मंगलवार को भी इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस पर अमेरिका ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में शामिल होने के बारे में सोच रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने पुष्टि की है कि इजराइल ने हूतियों के द्वारा दागी गई मिसाइल को मार गिराया है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। नमस्कार।